मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सपना आ रहा है भैया इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो साफ बात ये है, आपकी मर्जी है तो मान लीजिए, मानोगे तो फायदा रहेगा, बहुत बेनिफिट हो सकता है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान भाई मेरा फर्ज जो है वो तो ये है कि मैं आपको इन चीजों के लिए कहूं कि भाई आप याद कर लो। टीचर अपना फर्ज यही तो, टीचर का फर्ज क्या, टीचर तो यही कहेगा ना, टीचर की ड्यूटी यही कि वो बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें दे दे, अच्छे अच्छे सवाल बता दे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता दे, पूरी ईमानदारी से उनको समझा दे। तो मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आप मान लेते हैं, अच्छी बात है, कोई सारे ही लोग थोड़ी ना मान लेते हैं टीचर की बात, कोई जरूरी नहीं है। जो मान लेते हैं, टीचर को फॉलो करते हैं, उनको फायदा भी होता है, प्रॉफिट भी मिलता है, सिलेक्शन भी होता है। जो नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, आगे मान लोगे, आगे मानोगे तो आगे फायदा होगा, कुल मिला के कोई नुकसान नहीं होगा आपका, चिंता मत करो, आपको बेनिफिट ही होगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत पॉजिटिव नेचर में होंगे, बहुत ही अच्छा सोच रहे होंगे और बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, पूरी तैयारी और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ मैं अब आपके साथ फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। अब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं। देखिए एक बार, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 112 ग्राम यानी 112 ग्राम ऑफ Fe react with dilute HCl at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 112 ग्राम यानी कि कहने का मतलब उसने ऑलरेडी मोल बता दिए। ये मान लो आप Fe के मोल बना सकते हो ना इससे, आप 112 ग्राम का मतलब आप इसके मोल बना सकते हो, ठीक है। तो 112 ग्राम, क्योंकि m/m करके अपन मोल निकाल सकते हैं, तो 112 ग्राम ऑफ Fe रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ये HCl के साथ रिएक्शन करा दी इसकी, ठीक है। रिएक्शन होगी डाइल्यूट HCl के साथ, और ये कह रहे 27 डिग्री पर जब रिएक्शन हुई तो फाइंड द वर्क डन इन क्लोज एंड ओपन सिस्टम रेस्पेक्टिवली। तो उस का वर्क डन निकालिए, ये सोच के, ये एज्यूम करके कि एक बार तो मैंने उसे क्लोज सिस्टम में कराया और एक बार मैंने उसको ओपन सिस्टम में कराया। तो क्लोज सिस्टम में वर्क डन क्या होगा, ओपन सिस्टम में वर्क डन क्या होगा। तो देखो पहले तो आप सीधा सा समझ लीजिए कि जब भी कोई रिएक्शन दे रखी हो तो वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना है। वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, सारे के सारे बच्चे सब जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला, कोई नई चीज नहीं है। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी होता है ओपन सिस्टम के अंदर, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी होता है। लेकिन अगर कहीं कोई रिएक्शन या गैसियस रिएक्शन दिख जाए तो आप PV इक्वल्स टू एनआरटी होता है कि नहीं होता, तो PV इक्वल्स टू एनआरटी की जगह आप यहां P डेल्टा V की जगह पे डेल्टा NGRT का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी रिएक्शन को सवाल में दे रखा हो और वर्क डन पूछा जा रहा हो तो आप P डेल्टा V की जगह ये वाला फॉर्मूला डेल्टा NGRT लगाना, क्योंकि PV इक्वल्स टू एनआरटी होता है, वही गैसियस इक्वेशन से ये फॉर्मूला है। P डेल्टा V की जगह NRT, डेल्टा NGRT। ये डेल्टा NG जो है ना वो गैसियस मोल्स का डिफरेंस, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल्स कितने हैं उनका डिफरेंस है। प्रोडक्ट साइड के गैसियस मोल्स में से रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल्स को माइनस कर दोगे तो डेल्टा NG आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, यहां इस रिएक्शन को देखा तो देखो ये गैस है, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये सॉलिड, इसका मतलब डेल्टा NG की वैल्यू प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड करोगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि गैस के मोल तो केवल 2 ही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं, कहीं भी गैस नहीं है। तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 आएगी, तो डेल्टा NG की जगह तो लगाएंगे 2। R की जगह क्या लगाना है, ऑप्शन देख लो, R की जगह क्या लगाना है, ऑप्शन से पता लग जाएगा। ऑप्शन में आपको जूल में आंसर दे रखा है, समझ में आ रहा है। ऑप्शन आपको किस में दे रखे हैं, जूल में, इसका मतलब जूल में आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो R की वैल्यू 8.3 वाला लगा दीजिए, 8.314 वाली, ठीक है। और T यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर इसने बोला 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 300 केल्विन टेम्परेचर। इट्स ओके, किसी को कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, डेल्टा NG की जगह डेल्टा NG की वैल्यू, R की जगह R की वैल्यू और T की जगह T की वैल्यू लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है बताओ। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिल जाएगी वैल्यू, ये वाली आंसर आएगा आपका, ये वाला।
क्यों? क्योंकि क्लोज सिस्टम में वर्क डन जीरो होता है, ये सारी दुनिया जानती है, क्योंकि क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम में वेरिएशन आएगा नहीं, डेल्टा वी मिलेगा नहीं, और डेल्टा वी नहीं मिलेगा तो पी डेल्टा वी से वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब एक सवाल तो हमारा खत्म हो गया, यानी कि इस रिएक्शन के लिए अगर क्लोज सिस्टम में वर्क डन देखें तो जीरो रहेगा, ओपन सिस्टम में वर्क डन देखें तो माइनस डेल्टा एन जी आर टी से आएगा, और माइनस डेल्टा एन जी आर टी की वैल्यू लगाते ही आपका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखें, वैल्यू रखते टाइम यूनिट जरूर देख लें, यूनिट किस तरीके से ऑप्शन में दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको आर की वैल्यू रखनी है। टी तो केल्विन में लेना है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब आइए नेक्स्ट सवाल पर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। देखो मेरे बालकों, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये रिलेशन आपने खूब पढ़ा होगा, सबको पता है। डेल्टा एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी होता है, डेल्टा ई इक्वल्स टू एन सी बी डेल्टा टी होता है, डेल्टा एन जी आर टी की जगह आप पी डेल्टा वी भी लगा सकते हैं, सब आपको आता है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा। एक और छोटी सी चीज, ये डेल्टा जो होता है ना, ये डेल्टा बाहर होता है, एन सी पी टी होता है, एक्चुअली ये डेल्टा अंदर भी जा सकता है, मतलब ये तो कुछ बड़ी आगे की चीज है, अब इसकी अभी जरूरत नहीं, इसलिए मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा, बहुत कुछ है इसमें, छोड़ो इसको। हाल फिलहाल अपन अपने सवाल पे चलते हैं। अपना सवाल है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। रिएक्शन दे रखी है ये वाली, अब आपको क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जब भी कोई रिएक्शन या गैसियस रिएक्शन दे रखी हो तो आप पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी ले लिया करो। अब मैंने जब देखा तो पता लगा इधर 3 इधर 1 इधर 2, यानी कि 3 and 1 4 - 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स माइनस कर दीजिए, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स 4 हो गए, रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स 2 हो गए, तो 4 - 2 करोगे तो पॉजिटिव में 2 आएगा। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा E, और यहां वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें ऐड होगी कि नहीं होगी, आप ही बताइए। ये जीरो थोड़ी हो रहा है, ये जो भी आएगा वो इसमें ऐड होगा, एडिशन के बाद डेल्टा एच निकलेगा, इसका मतलब डेल्टा एच ऑब्वियसली डेल्टा ई से ज्यादा होगा, खत्म हो गई बात। तो ये रिलेशन और इस टाइप के क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करेंगे आप। अगला सवाल, फाइंड आउट द वर्क डन। वर्क डन निकालना है, एक साइक्लिक प्रोसेस आपको दे रखा है, एक सर्कल बना के दे रखा है, एक कर्व में जो पी और वी के बीच में बना हुआ है, और हम सब जानते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व जो होता है वही वर्क डन होता है। तो वर्क डन निकाल लेते हैं भैया, कहां दिक्कत आ रही है, कहां दिक्कत आ रही है, निकाल लेंगे ना वर्क डन। कैसे निकालेंगे, आपको निकालना है W इक्वल्स टू इसका एरिया, W इक्वल्स टू इसका एरिया। अब इस सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो पाई की जगह तो लिख दिया मैंने पाई, समझ में आई मेरे भाई, ये तो पाई हो गया। और आर कहां से लाऊं, आर, अब देखो आर आप चाहो तो ये जो डिस्टेंस है इसका आधा कर लीजिए, और आप चाहो तो ये जो डिस्टेंस है इसका आधा कर लीजिए, बात तो वही है ना। चाहो तो ये वाली आर मान लो, चाहो तो ये वाली आर मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, एक है तो सर्किल ही ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि P2 - P1, P2 - P1 की आधी कर दीजिए, चाहे V2 - V1 का आधा कर दीजिए, आपको दोनों कंडीशंस में आर मिल जाएगी। तो मैंने यही किया, मैं तो साहब दोनों ही ले रहा हूं, अलग अलग हुई तो दोनों ले ले, कोई बात नहीं। तो P2 - P1 और V2 - V1 ये हो गई आर स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसे करो, और आप चाहो तो P2 - P1/2 आधा करके स्क्वायर लगा दो, वो भी ठीक है। आर चाहिए ना आपको, रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस तो आप ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो। V2 - V1/2 करके भी स्क्वायर कर सकते हो। क्लॉकवाइज में वर्क डन दे रखा हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखी हो तो वर्क डन को नेगेटिव में ले लेना, और एंटी क्लॉकवाइज दिखा रखा हो तो वर्क डन को पॉजिटिव में ले लेना। इस तरीके से आपको ये सवाल करना है। छोटा सा सवाल है, इस टाइप के सवाल मैं बहुत सारे करा चुका हूं, इसलिए इसमें ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं। अब आइए अगले सवाल पे, ये वो सवाल, मतलब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं एक आध दो, ठीक है, देख लो, एक जैसे ही सवाल है इसलिए इनको आप अलग अलग मत मानिए, बस वो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मेरा मन था कि मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो करा रहा हूं। अब इस सवाल को देखिए, एक गैस एक्सपेंड फ्रॉम 3 डेसीमीटर क्यूब टू 5 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर इफ
दिस वर्क डन इज यूज, ये जो वर्क डन, देखो डेल्टा वी दे दिया आपको, वॉल्यूम में डिफरेंस दे दिया, इधर प्रेशर दे दिया, तो आप सीधा सीधा वर्क डन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, निकाल लो। W इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, पी की वैल्यू कितनी है 3 एटमॉस्फेयर, डेल्टा वी कितना है 3 और 5 का डिफरेंस 2, ये जो वैल्यू आएगी वो 6 लीटर एटमॉस्फेयर में आएगी, क्योंकि आपको प्रेशर और वॉल्यूम लीटर और एटमॉस्फेयर में दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये वो लीटर एटमॉस्फेयर में आ रहा है, जबकि आंसर में आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, तो मैं इस लीटर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट कर लेता हूं जूल में, जूल में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये जूल में कन्वर्ट कर ली। अब ये सवाल कह रहा है कि ये जो वर्क डन आया है ना, इफ दिस वर्क डन इज यूज टू हीट 5 मोल ऑफ H2O एट 290 केल्विन, ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन का इस्तेमाल मैंने पानी को गर्म करने में कर लिया। 5 मोल वाटर है मेरे पास, पानी है जिसको मैं गर्म कर रहा हूं, किससे, उसी एनर्जी से जिस जो वर्क डन में निकली है। मुझे समझ में आ रहा है? तो वर्क डन की वैल्यू का इस्तेमाल आप हीट करने में कर रहे हो, कहने का मीनिंग ये हुआ। ठीक है, फिर ये क्या चाहता है, तो फिर क्या चाहते हो भाई हमसे, द हीट कैपेसिटी ऑफ H2O एट कांस्टेंट प्रेशर इज 4.84। अब इसने थोड़ी हेल्प की कि हीट कैपेसिटी यानी कि Cp की वैल्यू दे दी कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv होता है, तो Cp की वैल्यू दे दी इसने 4.84, ये कैलोरी पर केल्विन मोल में दे रखी है। अब ये कैलोरी में दे रखी है, तो इसको भी जूल में बदल लेंगे, क्योंकि ऊपर पहले भी हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया था ना W को। एक ही वैल्यू रखो, सारी एक ही यूनिट रखो, एक जैसी, यूं नहीं कि कोई सीजीएस में ले लिया कोई एमकेएस में ले लिया, ऐसे मत करो। इसको भी जूल में बदल लेंगे, तो कैसे बदलोगे, 4.84 को जूल में बदलने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलोरी को जूल में ऐसे तो बदलते हैं, और कैसे बदलते हैं। देन फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, भैया इसको टेम्परेचर चाहिए फाइनल पानी का, कुल मिला के मैं डेल्टा टी निकाल लूं तो काम बन जाएगा मेरा। अब मैं वापस शुरू से समझाता हूं। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में सीपी दे रखा है, दूसरी चीज वर्क डन निकालने का पूरा सामान दे रखा है, मैंने सीपी रख लिया यहां पे, वर्क डन निकाल लिया जैसे इसने कहा वैसे की वैसे, और उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों चीजों का इस्तेमाल मैं इस फॉर्मूला में करूंगा, क्योंकि फाइनली मुझे टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर मुझे यहीं से मिलेगा। अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, देखो मेरे पास डेल्टा एच, सर डेल्टा एच का है, ये तो वर्क डन है, अरे वर्क डन का ही तो इस्तेमाल वो हीट करने में कर रहा है ना, तो ये डेल्टा एच हो गई बेटा, ये डेल्टा एच, ये एन, ये मोल भी मेरे पास है, आपको गैस के मोल ऑलरेडी दे रखे हैं उसने, 5 मोल देख लो आप सवाल के अंदर, 5 मोल को गर्म कर रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, सीपी आपको सवाल में दे रखा है, इसको जूल में कन्वर्ट करके लाएंगे और डेल्टा टी निकाल लेंगे। मैंने 607.8 इधर रखा, ये 5 मोल हो गया, ये 4.84 इंटू 4.2 कर दिया, देखो मैंने हाथ तो हाथ जूल में बदल दिया इसको, ये जूल में बदल दिया, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। डेल्टा टी की वैल्यू आने के बाद मुझे टी फाइनल चाहिए, टी फाइनल कैसे निकलेगा, टी इनिशियल और डेल्टा टी को सम कर दीजिए। मैंने टी इनिशियल लिया, टी इनिशियल कितना था 290 डिग्री 290 केल्विन, और डेल्टा टी कितना है 6, तो मेरा जो टीएफ आया फाइनल टेम्परेचर जो आया वो है 296 केल्विन। अच्छा सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल आपको कराया नहीं होगा, बिल्कुल आपको कराया होगा, मैं कोई नई चीज नहीं करा रहा, वही चीजें करा रहा हूं जो आपने कर रखी है, बस मैं तो इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करने की बात कर रहा हूं, थोड़ा अच्छा ध्यान दे देना इसके ऊपर तो अच्छा लगेगा। हो सकता है कि भाई इनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सपना आ रहा है भैया इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो साफ बात ये है, आपकी मर्जी है तो मान लीजिए, मानोगे तो फायदा रहेगा, बहुत बेनिफिट हो सकता है, नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मान भाई मेरा फर्ज जो है वो तो ये है कि मैं आपको इन चीजों के लिए कहूं कि भाई आप याद कर लो। टीचर अपना फर्ज यही तो, टीचर का फर्ज क्या, टीचर तो यही कहेगा ना, टीचर की ड्यूटी यही कि वो बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें दे दे, अच्छे अच्छे सवाल बता दे, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बता दे, पूरी ईमानदारी से उनको समझा दे, तो मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आप मान लेते हैं अच्छी बात है, कोई सारे लोग थोड़ी ना मान लेते हैं टीचर की बात, कोई जरूरी नहीं, जो मान लेते हैं टीचर को फॉलो करते हैं उनको फायदा भी होता है, प्रॉफिट भी मिलता है, सिलेक्शन भी होता है। जो नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, आगे मान लोगे, आगे मानोगे तो आगे फायदा होगा, कुल मिला के कोई नुकसान नहीं होगा आपका, चिंता मत करो, आपको बेनिफिट ही होगा, चिंता ना करें। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक। देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को पहचानने का सिंपल सा तरीका बता दूं मैं आपको, रिएक्टेंट साइड देखा करो, रिएक्टेंट साइड अगर एक ही रिएक्टेंट दे रखा है, मतलब उसको आप डिकम्पोज कर रहे हो, डिसोसिएट कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए वो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया।
एक ही रिएजेंट दे रखा है, बस एक ही। जैसे आप गौर से देखो, इनमें सब में रिएक्टेंट साइड एक ही चीज कहां दे रखी है, ये दे रखी। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट लेके टूट रहा है। ऐसे कैसे टूट जाएगा? फूंक मारने से थोड़ी टूट जाएगा। हाँ भैया टूट जा, ऐसे थोड़ी टूटेगा बेटा। तोड़ने के लिए, इसे डिकम्पोज डिसोसिएट करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। इट मींस दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट साइड एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिखेंगे आपको, एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट। ये एक्सोथर्मिक के एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये मैं आगे बताऊंगा। एक थोड़ा सा एक्सेप्शन याद रखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने वाली फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है एक्सेप्शनली, उसे आप ध्यान रखें बस। बाकी तो सब में ये कॉन्सेप्ट लगाना जो मैंने आपको बताया। एक छोटा सा एमटीआर और बीटीआर, यानी कि मुझे तो रट लो, मुझे तो रट लो, बुरी तरह रट लो, ये रट लो, मुझे लग रहा है कि इसमें से कुछ आ सकता है। देखो सीपी बाय सीवी को गामा कहते हैं, सीपी माइनस सीवी को आर कहते हैं। ये मेयर इक्वेशन है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी। मैं आपको दो चीज याद कराने आया हूं। एक तो ये एटमाइसिटी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग सीपी सीवी गामा और के की वैल्यू आपको याद रखें, सीधे सीधे रटे इसे आप। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है कहां से आए कैसे आए, ये कोई लेना देना नहीं। ये फ्रीडम ऑफ डिग्री ये जो होती है ये फिजिक्स में काम आती है, यहां अभी जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल आपको जो है इन फॉर्मूलाज को रटना है। समझ में आ रही? एक जो है ये जो पॉइंट है ना एक्चुअली सीपी सीवी, ये वैसे तो मोनो एटमिक, डायटमिक, पॉली एटमिक, लीनियर, नॉन लीनियर सब मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। मेरे को ये दो चीज आपको याद करानी है, आप ये दो याद कर लीजिए, बाकी आप करो तो कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं। मोनो एटमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू 3/2R, डायटमिक के लिए सीवी की वैल्यू 5/2R। मोनो एटमिक के लिए सीपी की वैल्यू 5/2R, सीपी की वैल्यू 7/2R डायटमिक के लिए, गामा की वैल्यू 5/3 और डायटमिक के लिए 7/5। देखो अब गामा आप चाहो तो सीपी बाय सीवी करके भी निकाल सकते हो, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये डायरेक्ट रट लो, 1.67 मोनोएटमिक के लिए, 1.4 जो है डायटमिक के लिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 4 मोनोएटमिक पार्टिकल 3/2 kT और ये 5/2 kT। बस ये याद कर लेना बेटा, है ना, आपको फायदा होगा, आप चिंता मत करो। भाई मान लो नहीं आया, मरने तो नहीं आया तो कोई बात नहीं, और आ गया तो है ना। हम इसी भरोसे साल भर याद करते रहते हैं ना, चीजों को तैयार करते रहते हैं ना, ये भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि अगर इसमें से आ गया तो। यही है ना एक सबसे बड़ी चीज, वही मुझे लग रहा है, अगर आ गया तो मुझे लग रहा है कि आ जाएगा। तो आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, आ जाएगा तो कर देंगे, नहीं आएगा तो ठीक है। बहुत सारी चीज याद कर रखी, ये भी पड़ी रहेगी दिमाग में, कहीं कहां दिक्कत आ रही। अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट है, हो सकती है, आ सकती है, ठीक है ना। अब कुल मिला के बात ये हुई कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। अगले सवाल के लिए मैं फिर आपसे वापस मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।